हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम कंटिन्यू कर रहे हैं म्यूचुअल फंड सीरीज़ और हमने जस्ट अभी कंप्लीट किया है इक्विटी म्यूचुअल फंड को। हमने बहुत अच्छी तरह से समझा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, उसके टाइप्स के बारे में, किन इन्वेस्टर्स को कौन सा स्कीम सूट करता है और बहुत सारी डिटेल्स को समझा था। और कल ही हमने स्टार्ट किया था डेट म्यूचुअल फंड के बारे में, तो डेट म्यूचुअल फंड को भी हमने अच्छी तरह से समझा था। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम जो पैरामीटर्स होते हैं जो हमें चेक करना चाहिए जब हम डेट म्यूचुअल फंड को चेक करते हैं, उसको मैं आपको प्रैक्टिकली आज समझाने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जब भी आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाओगे तो आपको कौन कौन से रिस्क पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है और उसको समझना कैसे है, उसको इवैल्यूएट करना कैसे है, बिकॉज दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। और कुछ ही पॉइंट्स हैं, कुछ ही पैरामीटर्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज हम स्पेसिफिकली डेट फंड से रिलेटेड पैरामीटर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे एंड एट द सेम टाइम दो फंड के बीच में हम कंपैरिजन भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा फंड बेटर है, किस पर्सपेक्टिव से, और कौन सा ज़्यादा रिस्की है। आने वाले एक दो दिन में मैं आपको लाइव इन्वेस्टिंग दिखाऊंगा कि कैसे म्यूचुअल फंड स्कीम को सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे, इन जनरल कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे जो हमें उस टाइम पर ध्यान में रखना है, और उन चीज़ों को हम डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको लाइव इन्वेस्टमेंट करके दिखाऊंगा कि अगर मैं SIP इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहता हूं तो वो मैं कैसे करूंगा, अगर मुझे लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो वो मैं कैसे करूंगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको लाइव करके अगर आपने अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करते हैं, किन चीज़ों में करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, तो उस सब का जो आंसर होगा ना आपको इन वीडियोस में मिल जाएगा। तो इन वीडियोस को आप एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे से देखो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो एंड और किसी पर डिपेंडेंट हुए बिना आप इन चीज़ों को समझ करके ना खुद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में आफ्टर वॉचिंग दीज वीडियोज़। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है इन बिटवीन तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो, वहाँ पर मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो आपके सामने मैंने एक्सिस का एक बॉन्ड फंड है जिसका मैंने फैक्ट शीट ओपन किया हुआ है। इस बॉन्ड के फैक्ट शीट से हम कुछ पैरामीटर्स, जो मेन पैरामीटर्स होते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे दैट आर स्पेसिफिक टू द डेट फंड ओनली। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो जनरल पैरामीटर्स हैं वो हम अगली आने वाली कुछ वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहला होता है एलोकेशन, की फंड का एलोकेशन कौन कौन से बॉन्ड में, किस ड्यूरेशन के बॉन्ड में है। दूसरी चीज़ उसकी क्रेडिट रेटिंग के बारे में हम देखेंगे, क्रेडिट रिस्क उससे एसोसिएटेड है। एंड थर्ड थिंग इज द क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। क्वांटिटेटिव फैक्टर्स में आता है YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी, ड्यूरेशन की कितने ड्यूरेशन का है, एंड द थर्ड इज वेटेड एवरेज मैच्योरिटी की उस बॉन्ड फंड को कितना टाइम है मैच्योर होने में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं YTM की। YTM मतलब यील्ड टू मैच्योरिटी। इसका मतलब होता है कि अगर आप जो बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट कर रखे हो उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करते हो तो आपको कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल सकता है आज के टर्म्स में। देखो YTM जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट हो गया, ड्यूरेशन हो गया, वेटेड एवरेज मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड हो गया। तो उस केसेस में क्या होता है कि ये YTM जो है वो चेंज होता रहता है। अनलाइक दी फिक्स्ड डिपॉजिट जहाँ पर आपको फिक्स रिटर्न मिलता है, बॉन्ड फंड में फिक्स रिटर्न मिलता है बट वो आपको पहले से नहीं पता होता है। अगर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट, तो वो कूपन पेमेंट आपको फिक्स मिलता है, बट देयर आर चांसेस कि वहाँ पर आपको कैपिटल गेन भी हो सकता है और कैपिटल लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं जो YTM होता है वो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न बताता है कि एस्टिमेटेड रिटर्न कितना मिल सकता है आपको। दैट इज़ नॉट द एक्चुअल रिटर्न, दैट इज़ नॉट द फिक्स्ड रिटर्न। ये आपको समझना जरूरी है। अब एक चीज़ आप ध्यान में रखना, जब आपका YTM बहुत ज़्यादा होगा ना, दैट मीन्स कि आप ऐसे बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा रिस्की है। इसको एक दो और फैक्टर्स हैं जिस तरह से हम पता कर सकते हैं कि ये बॉन्ड फंड कितना रिस्की है। दूसरा होता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। देखो मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या करता है, तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन मेजर करता है सेंसिटिविटी इन दी बॉन्ड प्राइस ड्यू टू चेंजेस इन दी इंटरेस्ट रेट। मतलब अगर इंटरेस्ट रेट मेरा 1% से चेंज हो रहा है तो बॉन्ड का प्राइस कितने परसेंट से चेंज होगा। इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है तो मेरा जो बॉन्ड का प्राइस होगा वो ऊपर चला जाएगा। देखो यहाँ पर हम फॉर्मूले के अंदर में नहीं जा रहे, मैं आपको क्रक्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट जो होता है वो बॉन्ड प्राइस के साथ में इनवर्सली रिलेटेड होता है। इसके पीछे का लॉजिक हम एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं कि जैसे सपोज कि एक बॉन्ड है जो 100 रुपये का मिल रहा है मुझे, और उसका जो कूपन रेट है ना वो 7% से है। दैट मीन्स कि मुझे हर साल 7 रुपये मिलेगा 100 रुपये इन्वेस्ट करने पर, और इसकी 5 साल की मैच्योरिटी है। 5 साल बाद क्या होगा कि वो मुझे 100 रुपये जो होगा वो वापस दे देंगे। नाउ सपोज RBI ने 1% से इंटरेस्ट रेट डाउन कर दिया, तो अब आपको पता है कि जब भी बॉन्ड इशू होंगे तो अब वो रिवाइज्ड इंटरेस्ट रेट पर इशू होंगे फ्रॉम नाउ एंड ऑनवर्ड्स।
एंड दैट इज वाई अब जो कूपन रेट होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा देन दी जो पहले बॉन्ड्स इशू हुए थे, जो हमने एग्जाम्पल में समझा था 7% वाला, तो अब उससे कम में जाएगा। तो अब आपको पता है कि जब वहां पर कूपन ज़्यादा मिल रहा है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी देन जो अभी नए बॉन्ड्स इशू हो रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई हम क्या कहते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। कीप इन माइंड, आपको जो इंटरेस्ट 7% का मिल रहा था वो कंटिन्यू मिलता रहेगा, बट आपको उसके ओवर एंड अबव कैपिटल अप्रिसिएशन भी होगा क्योंकि उस बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाएगी। अब आपको लॉजिक क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि क्यों ये इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। एंड दैट इज़ वाई अगर मान लो कि इंटरेस्ट रेट कम होने की बजाय इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है तो आपका जो बॉन्ड प्राइस होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो बॉन्ड प्राइस होगा वो उतने % से कम हो जाएगा। और ये कैसे होगा, तो हम सिंपल करेंगे चेंज इन इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाइड विद द ड्यूरेशन। तो जो परसेंटेज आएगा उतने से आपका जो बॉन्ड पोर्टफोलियो होगा वो चेंज हो सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो आपकी बॉन्ड पोर्टफोलियो बढ़ जाएगी, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो आपका जो बॉन्ड पोर्टफोलियो होगा वो कम हो जाएगा। इसको मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में समझाता हूँ जो अभी के सिनेरियो में एकदम फिट बैठ रहा है। सो सपोज कि अगर आपको अभी डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो अभी आपको किस डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लो ड्यूरेशन वाले फंड में या फिर हाई ड्यूरेशन वाले फंड में। तो देखो अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, इंटरेस्ट रेट अभी अपने पीक पर है, तो देयर इज अनलाइकली चांसेस कि यहाँ से जो है अब इंटरेस्ट रेट और फर्दर इंक्रीज होगा। अगर होगा भी तो 1-2 ट्रेंचेस में होगा एंड देन उसके बाद क्या होगा कि आरबीआई जो है ड्यू टू इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन, अब क्या होगा, इन्फ्लेशन धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है तो आरबीआई क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट को स्लैश करना, कम करना धीरे धीरे स्टार्ट कर देगी। अब इससे क्या होगा कि अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होने वाला है। तो अब आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आपको ऐसे बॉन्ड फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसका ड्यूरेशन जो है वो हाई है। इससे क्या होगा कि जितना भी इंटरेस्ट रेट में चेंज हो रहा है उसको अगर हम उस ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आपके जो बॉन्ड की वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी। सो राइट नाउ आपको ऐसे बॉन्ड फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसका ड्यूरेशन हाई है, जिसकी एवरेज मैच्योरिटी पीरियड जो है वो हाई है, अलॉन्ग विद और भी अदर फैक्टर्स हमें देखने पड़ते हैं। तो उसका जो रिटर्न होगा ना वो ऑलरेडी इन चीज़ों को फैक्टर कर चुका होगा, बट आपको और भी बहुत सारे फैक्टर्स जो होंगे वो इवैल्यूएट करने पड़ेंगे बिफोर इन्वेस्टिंग इन दी बॉन्ड फंड। दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दिया है, इस तरह से आप बॉन्ड फंड को प्रैक्टिकली इवैल्यूएट कर सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं एवरेज मैच्योरिटी पीरियड के बारे में। तो देखो एवरेज मैच्योरिटी पीरियड का मतलब है कि जो बॉन्ड फंड है वो कितने टाइम के बाद में मैच्योर हो जाएगा, सिंपल सा मतलब है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जितना ज़्यादा मैच्योरिटी पीरियड होगा ना उतना ज़्यादा वहाँ पर इंटरेस्ट रेट रिस्क बढ़ता है कि अगर मान लो कि 5 साल बाद मैच्योर होगा तो 5 साल का टाइम है, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होगा तो उसके साथ में आपकी जो बॉन्ड पोर्टफोलियो होगी वो भी फ्लक्चुएट होगी क्योंकि दे आर सेंसिटिव टू द इंटरेस्ट रेट। तो अब आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको ऐसे बॉन्ड फंड में इन्वेस्टमेंट करना है जो आपके गोल के हिसाब से है। सिंपल एग्जांपल के साथ में समझाता हूँ। लेट सपोज कि आप 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको ऐसे ही बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना है जिसका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 2 साल का है। इससे क्या होगा कि आप अपने जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है ना उसको खत्म कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट रिस्क उसमें होगा ही नहीं अगर आप अपने गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हो बॉन्ड फंड में जिसका वेटेड एवरेज मैच्योरिटी पीरियड जो है वो सेम है आपके गोल के हिसाब से। अब हम समझते हैं क्रेडिट रिस्क के बारे में। देखो क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या होता है कि जब बॉन्ड फंड्स कॉर्पोरेट्स जो बॉन्ड इशू करते हैं उसमें जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उन बॉन्ड्स को खरीदने के लिए, तो देयर आर चांसेस कि जो कॉर्पोरेट्स है ना वो डिफॉल्ट कर सकते हैं। इसीलिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो होती हैं क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करने के बाद में इनको रेटिंग्स देती हैं कि क्या ये कंपनियां इस लायक हैं कि ये इसको रीपे कर पाएंगी कि नहीं कर, इंटरेस्ट रेगुलरली सर्व कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, जिसको देख करके जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसे अपना उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि इनकी रेटिंग जितना ज़्यादा खराब होगा ना वहाँ पर उतना ज़्यादा क्रेडिट रिस्क होगा, और आपको पता है कि जब हमारा रिस्क ज़्यादा होगा तो हम रिटर्न भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, और दैट इज़ वाई जब आपको हायर रिटर्न मिलता है किसी बॉन्ड फंड में तो आपको ये समझना है, तो वहाँ पर आपको ये समझना है कि यहाँ पर रिस्क जो है वो भी ज़्यादा। तो ब्लाइंडली आपको जंक बॉन्ड फंड में भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना जहाँ पर आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है बट आपने रिस्क तो देखा ही नहीं, तो हो सकता है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए तो आपका पूरा पैसा जो है वहाँ पर डूब जाएगा। एंड कीप इन माइंड कि जब भी आप क्रेडिट रेटिंग को देखते हो तो आपको उसको एसेट एलोकेशन के साथ में, कंसंट्रेशन के साथ में देखना है कि कितना अमाउंट कहाँ पर और किस रेटिंग पर इन्वेस्ट हो रहा है। इससे आपको और बेटर क्लैरिटी मिलेगी कि यहाँ पर रिस्क कैसे है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बॉन्ड में आपको बताऊँ
तो यहाँ पर आपका AAA रेटेड बॉन्ड में हम देख सकते हैं कि 68% के करीब हुआ है, AA में यहाँ पर 27% के करीब इन्वेस्टमेंट हुआ है, और A कैटेगरी विच इज़ गुड कैटेगरी हम बोल सकते हैं, वहाँ पर 4% जो है इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पर हम डायरेक्टली अगर हम देखते हैं तो इन तीनों कैटेगरी से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो बॉन्ड फंड है ना, इसमें क्रेडिट रिस्क बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पर ये हाईएस्ट सेफ्टी वाले रेटिंग्स वाली कंपनियों में इन्वेस्ट किया गया है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, जैसे यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, टॉप 10 होल्डिंग्स दी हुई है। टॉप 10 होल्डिंग्स का मतलब है कि इनका सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन है टॉप 10 होल्डिंग्स में वो कहाँ पर है, तो आपको यहाँ पे इनिशियली दिख रहा होगा कि मोर देन 30+ जो है वो गवर्नमेंट कंपनीज में, मोर देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, मोर देन 30+ जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में है, विच इज़ हाईएस्ट सेफ्टी। यहाँ पर तो कोई रिस्क है ही नहीं, गवर्नमेंट तो आपको पैसा वापस कर ही देगी, है ना। इसके साथ साथ कुछ गवर्नमेंट कंपनियों में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर जो क्रेडिट रिस्क है वो कम है। अब हमने मेजरली इन पैरामीटर्स को समझ लिया है, आपको मैंने डिटेल एग्जाम्पल के साथ में समझाया है, आपको मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में समझाया है कि इन चीज़ों को कैसे समझ सकते हो, एज वेल एज मैंने आपको अपॉर्चुनिटी जो आने वाली है उसके बारे में भी मैंने बताया है। आप अपना थोड़ा सा माइंड यूज करो और इन चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करो। अब हम देखते हैं कि बॉन्ड फंड का रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले बॉन्ड फंड में जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होती है उसको हम YTM की तरह समझते हैं। YTM का मतलब होता है यील्ड टू मैच्योरिटी। दैट मीन्स कि जो बॉन्ड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर उसको आप मैच्योरिटी तक होल्ड करते हो तो आपको कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा। अब ओवर एंड अबव दैट, अब आपको उसमें से माइनस करना पड़ेगा एक्सपेंस रेशो, ठीक है, कि जो भी उस बॉन्ड फंड का एक्सपेंस रेशो होगा वो माइनस करना पड़ेगा। एंड थर्ड थिंग, अगर मान लो वहाँ पर कोई एग्जिट लोड है, जनरली अगर हम डेट फंड की बात करते हैं तो वहाँ पर एग्जिट लोड होता है, तो वो एग्जिट लोड भी आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा आपको नहीं मिलने वाला है अगर आप उस प्री डिफाइंड पीरियड में जाते हो जहाँ पर एग्जिट लोड है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी, मतलब कि अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो आपका रिटर्न किस तरह से अफेक्ट होगा, आपकी बॉन्ड प्राइस किस तरह से अफेक्ट होगी, उसको भी हमें यहाँ पर कंसीडर करना पड़ता है, उसको भी हमें यहाँ पर फैक्टर करना पड़ेगा टू कैलकुलेट द एक्चुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न। और वो हम कैसे करेंगे, तो हम लेंगे चेंज इन इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाइड विद द ड्यूरेशन। तो इससे क्या होगा कि वो जो हमारा रिटर्न होगा, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हमारा जो रिटर्न होगा वो कम हो जाएगा, और अगर मान लो इंटरेस्ट रेट घट रहा है तो हमारा जो रिटर्न होगा वो बढ़ जाएगा। दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट। अब हमने एक एक पैरामीटर्स को ना बहुत अच्छे से समझा विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, और मैंने आपको आने वाली अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बताया है। और अगर आपको वो समझ में नहीं आया होगा ना, तो वीडियो को एक बार और देखना, आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि मैंने जो जो चीज़ें बोली है बहुत आसान भाषा में मैंने बताने की कोशिश किया है, और कोई भी फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज नहीं किया है। सो ना अब इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पर हम दो फंड का कंपैरिजन करने वाले हैं। दो फंड्स जो हमारे पास में है, सबसे पहला है एक्सिस डेट फंड और दूसरा है रिलायंस का कॉर्पोरेट डेट फंड, और इन दोनों का हम करते हैं कंपैरिजन और देखते हैं कौन सा फंड जो है वो बेटर शूट करता है इन टर्म्स ऑफ दीज पैरामीटर्स। तो जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क के साथ में हम एलोकेशन भी चेक करेंगे, क्योंकि हमें वहाँ से बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। दूसरा है क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। क्वांटिटेटिव फैक्टर्स हम चेक करेंगे YTM, देन ड्यूरेशन एंड देन एवरेज मैच्योरिटी, और उसके बेसिस पर हम बात करेंगे और कंक्लूड करेंगे कौन सा स्कीम जो है वो बेटर है। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडिफाइड ड्यूरेशन की। तो अगर हम एक्सिस म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है वो 3.37 है। दैट मीन्स कि अगर 1% चेंज होता है इंटरेस्ट रेट में, तो मेरा जो बॉन्ड प्राइस होगा वो 3.37% से चेंज होगा। सो अब हम देखते हैं रिलायंस फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन कितना है। तो रिलायंस फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो है वो 2.70 है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है वो कम है देन दी एक्सिस फंड। अब इस केस में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि अब आपको पता चल गया होगा कि जो ड्यूरेशन होता है वो ये बताता है कि बॉन्ड प्राइस में क्या इफेक्ट आएगा इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से। तो इसीलिए आपका ये व्यू होना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट का क्या होने वाला है। तो जैसे हमें पता है कि 2024 में इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होने वाला है, तो हमें किस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो हमें एक्सिस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सिस बॉन्ड फंड जो है वहाँ पर ड्यूरेशन हाई है। दैट मीन्स तो क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो हमारे जो एक्सिस बॉन्ड फंड है उसकी जो वैल्यू होगी वो बढ़ेगी, उसका जो प्राइस होगा वो बढ़ जाएगा। इसका लॉजिक मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ही समझाया है।
तो इसी तरह से आप इवैल्यूएशन कर सकते हो। तो अगर हम बात करते हैं पहले फैक्टर की जिसका नाम है मॉडिफाइड ड्यूरेशन, तो इसके बेसिस पर हम सेलेक्ट करेंगे एक्सेस म्यूचुअल फंड को। सेकंड टर्म है YTM। YTM का मतलब होता है यील्ड टू मैच्योरिटी। दैट मीन्स कि अगर आप उस बॉन्ड को होल्ड करते हो मैच्योरिटी पीरियड तक तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर YTM की देखते हैं रिलायंस फंड में, तो YTM जो है यहाँ पर मुझे मिल रहा है 8.75%, विच इज़ वेरी गुड। और अगर हम चलते हैं एक्सिस फंड में तो यहाँ पर YTM देखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो YTM मिल रहा है वो 8% का ही मिल रहा है। ये क्या हो गया? तो एक्सिस फंड में जो YTM है वो कम है देन दी रिलायंस फंड। अब हम बात करते हैं थर्ड फैक्टर की, इसको मैं और भी डिटेल में आगे डिस्कस करूँगा। थर्ड फैक्टर जो है वो हमारा एवरेज मैच्योरिटी पीरियड है। तो अगर हम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड देखते हैं ना, तो यहाँ पर देखो स्पेसिफिक मैच्योरिटी नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि देखो 1 से 3 साल के लिए इन्होंने 35%, ठीक है। तो देखो 1 से 3 साल का जो 1 से 3 साल वाले टेन्योर में इन्होंने 35% का फंड इन्फ्यूज़ किया हुआ है। 3 से 5 साल वाले फंड्स जो हैं उसमें 15%, और 7 से 10 साल वालों में उन्होंने 30% तक जो है वो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दैट मीन्स कि अगर इसका हम एवरेज कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो ये समवेयर बिटवीन 5 to 7% आएगा, जिसको हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो डेट फंड है वो किस लिए है? मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट इन्वेस्टमेंट होगा। अगर हम एक्सेस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं रिलायंस के कि रिलायंस की एवरेज मैच्योरिटी पीरियड क्या है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि एवरेज इफेक्टिव मैच्योरिटी जो है वो 3.96 है। दैट मीन्स 4 ईयर्स है। तो ये जो है ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए है, वेयर एज अगर हम एक्सेस की बात करते हैं तो वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म है। तो अगर वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो वहाँ पर YTM भी ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ड्यूरेशन ज़्यादा है। क्योंकि अगर मैच्योरिटी पीरियड ज़्यादा है तो कंपेरेटिवली वहाँ पर इंटरेस्ट रेट रिस्क भी ज़्यादा होगा, और आपको पता है कि जब इंटरेस्ट रेट रिस्क ज़्यादा होगा तो वहाँ पर रिटर्न भी ज़्यादा होना चाहिए। सो YTM आपको ज़्यादा मिल रहा है फॉर टेकिंग दी हायर रिस्क। सो अब हम क्रेडिट रिस्क को भी चेक कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एलोकेशन। तो अगर हम क्वालिटी देखते हैं यहाँ पर, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो डेट फंड है यहाँ पर 26% जो है वो AAA रेटेड विच इज़ हाईएस्ट सेफ्टी हो जाता है, और जो AA रेटेड है वो भी एडिक्वेट सेफ्टी होता है। वहाँ पर भी डिफॉल्ट के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो बॉन्ड फंड है ये एडिक्वेटली सेफ है, फिर भी यहाँ पर जो मुझे रिटर्न है वो हायर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट रेटिंग वाली कॉर्पोरेट्स बॉन्ड है उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखते हो ना तो कॉर्पोरेट बॉन्ड में इनका जो शेयर है वो अप्रॉक्सीमेटली 91% है। दैट मीन्स जो लगभग पूरा पैसा जो है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में ही इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हायर रिटर्न मिल रहा है ना उसका ये फैक्टर नहीं है कि यहाँ पर क्रेडिट रिस्क है। तो और क्या रीज़न हो सकता है? तो इससे पहले हम इधर चलते हैं और यहाँ पर क्रेडिट रिस्क को इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं कि एक्सिस फंड में क्रेडिट रिस्क का क्या चल रहा है। तो अगर हम एक्सिस फंड में देखते हैं तो हमने जैसे पहले भी देखा था कि एक्सिस जो फंड है यहाँ पर क्लोज टू 30% जो है, ठीक है, यहाँ पर जो क्लोज टू 30% है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि वो तो वहाँ पर तो सेफ ही है, सिक्योर है, वहाँ पर तो कोई रिस्क की टेंशन ही नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम इसका एवरेज क्रेडिट क्वालिटी देखते हैं वो AA है। AA इज़ अ बेटर क्वालिटी। यहाँ पर भी जो रिस्क होता है वो बहुत कम होता है डिफ़ॉल्ट का, तो इसको भी हम मान सकते हैं कि ये भी एक सेफ फंड है। दोनों ही सेफ फंड है, फिर भी यहाँ पर जो YTM है वो कम। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं ड्यूरेशन के हिसाब से तो हमें एक्सिस फंड में जाना चाहिए, लेकिन अगर हम YTM की बात करते हैं तो YTM वहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही हम आते हैं यहाँ पर और हम यहाँ पर चेक करने की कोशिश करते हैं टोटल रिटर्न, दैट मीन्स YTM माइनस एक्सपेंस रेशो, तो एक्सपेंस रेशो आप यहाँ पर देखो 0.37% है, ठीक है, और ड्यूरेशन यहाँ पर हाई है। दैट मीन्स कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी है। लेकिन अगर आपको पहले से क्लैरिटी है कि इंटरेस्ट रेट का क्या होने वाला है तो आप इसी फंड को इन्वेस्ट करोगे। दूसरा होता है एग्जिट लोड, और एग्जिट लोड भी यहाँ पर दिया हुआ है कि ठीक है। और अगर हम यहाँ पर आते हैं रिलायंस कॉर्पोरेट फंड में, और अगर मैं यहाँ पर एक्सपेंस रेशो देखने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ जो एक्सपेंस रेशो है वो क्लोज टू 1.7 है। दैट मीन्स कि अगर मैं 8.75 में से माइनस करो 1.7 तो आपका जो इफेक्टिव रिटर्न आ रहा है वो 7% का आ रहा है। वेयर एज अगर हम वहाँ पर माइनस करते हैं तो वहाँ पर हमें कंपैरेटिवली 7% से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। सो अब ओवरऑल अगर हम क्रक्स निकालने की कोशिश करते हैं तो एक्सिस का जो डेट फंड है वो ज़्यादा बेटर है देन दी रिलायंस का डेट फंड। अब आपको और बेटर क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे हम इन फंड्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स। अब कीप इन माइंड ये मत समझना कि यहाँ जो हमने रिलायंस का बॉन्ड फंड लिया हुआ है उसका जो डेटा है वो थोड़ा पुराना है, बट ओवरऑल हम कंपैरिजन जो है वो इसी तरह से कर सकते हैं।
तो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट वो भी इन चीज़ों को सीख सके और समझ सके और बेटर फाइनेंशियल डिसीजन ले सके। चैनल पर नए हो और अभी तक टिके हुए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल